क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, करते हुए पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। प्यारे दोस्तों, आजकल जो जितने भी कमीशन है सभी ने एग्जाम की डेट का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, फिर उसको वापस ले लेते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। तो उन चीजों से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल अपने स्टैंड पे रहना है, रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट सीरीज करते रहना है। तो जो भी हो रहा है सही हो रहा है, सभी के लिए एक जैसा हो रहा है। आप अकेले नहीं हो कि आपके लिए कुछ अलग हो रहा हो। तो इसलिए मैदान में फुल मतलब जोश में डटे रहना है। प्यारे दोस्तों, पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमने किया था अपना लास्ट जो वीडियो थी वो अक्टूबर की करंट अफेयर। उसके बाद में थोड़ा सा डिले हो गया, टाइम शेड्यूल बिजी था थोड़ा सा, तो उसमें वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पाया। तो कई दोस्तों की रिक्वेस्ट भी आई है कि सर जल्दी से जल्दी जून जुलाई अगस्त की एक कंबाइंड वीडियो लेके आओ, ताकि अभी जो कमिंग एग्जाम है उनमें काफी हेल्प हो सके। तो आप लोग जानते हो अपने यूट्यूब चैनल का टू द पॉइंट जीके, तो हम बात करेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट ही करेंगे। एक्स्ट्रा आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका रिवीजन भी करवाते रहेंगे साथ साथ, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जून जुलाई अगस्त की करंट अफेयर। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा जून से स्टार्ट करेंगे हम ऑब्वियसली। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है तो इसलिए हम कुछ एब्रीविएशन या कुछ सिंपल जो एब्रीविएशन होंगी वो हम यूज करेंगे। जैसे अब मैं पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। क्योंकि दोस्तों इसमें यदि मैं पूरा लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो उसमें टाइम काफी लग जाएगा, आपका टाइम खराब होगा और हमारे को भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो उसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह की बातों को माइंड मत करना। जहां पे भी कोई भी डाउट लगे तो प्लीज तो कमेंट में मेंशन जरूर कर देना। तो सबसे पहला क्या है हमारा जून का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत एग्जाम में आता है। और ये है हमारा 5 जून। और 5 जून को है ना, इसकी जो थीम है ना, इसकी थीम इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जस्ट एक वर्ड की है और ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो ये जो अपनी जो थीम है ना इस बार की जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की, ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें एक और हम बहुत अच्छा एक पॉइंट नोट करेंगे और वो करेंगे हम यूनेप। यूनेप क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये दोस्तों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर है ना, इसका हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में पूछते हैं। और इसका है नैरोबी। नैरोबी क्या है? ये केनिया की, आप लोगों ने सुनी होगी कि केनिया की क्रिकेट की टीम होती थी कभी जमाने में। तो केनिया की जो वो है, केनिया की राजधानी है ये नैरोबी, और नैरोबी में हेडक्वार्टर इसका यूनेप का। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद में एक और कर लेते हैं डे बैक टू बैक, वर्ल्ड मिल्क डे। क्या? वर्ल्ड मिल्क डे। मिल्क डे हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसका वैसे कोई पर्पज नहीं है हमारा, क्योंकि ये 1 जून है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विद इन इंडिया की बात करें ना, वो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। तो नंबर 1 पे है ना, नंबर 1 पे यूपी है मिल्क प्रोडक्शन में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन तीनों में से कि इंडिया में, विद इन इंडिया में नंबर 1 कौन है मिल्क में, दूध उत्पादकता में, तो वो है अपना यूपी। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप सब लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो क्या है? इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे आप लोग जानते हैं 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2015 से दोस्तों स्टार्ट हुआ था, आप सब लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। और इस बार ना इसकी थीम थोड़ी कोरोना को लेके भी और वैसे भी अच्छी थीम है, योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। क्या थीम है दोस्तों? योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। ये थीम दोस्तों इस बार इसकी बहुत, मतलब कि जो थीम है ना, थीम कहीं ना कहीं डेट से थीम कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखना है, योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। नेक्स्ट पॉइंट है ना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भी अपना एक
काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये है हमारा GPAI। GPAI दोस्तों क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है दोस्तों? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, जो आजकल काफी न्यूज में रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ना, इसका इंडिया को, भारत को बिल्कुल इसका फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया है। तो इसलिए ये न्यूज में है, और ये न्यूज में है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? जॉन मैककार्थी। कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है हमारे जॉन मैककार्थी। ये जो जॉन मैककार्थी है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं। काफी न्यूज में रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअल में होता क्या है ये बता देता हूं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना। मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना कि वो लाइक ह्यूमन बीइंग वो सोच सके, एक्शन ले सके, इस टाइप से। तो ये दोस्तों हमने काफी अच्छे डे, दोस्तों डे आपको पहले भी करवाए हैं, अक्टूबर में करवाए थे, सितंबर में करवाए थे, अभी आगे जुलाई में भी करेंगे। तो ये डे है ना, आजकल सभी एग्जाम में पूछते हैं, इवन यूपीएससी में भी आ सकते हैं, तो इनको भी दिमाग में रखना है। अगला क्या है दोस्तों? वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज है दोस्तों। ये इस बार जो मिला है ना अपने, इसको डॉक्टर रतनलाल को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर रतनलाल को। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 इसको मिला है दोस्तों, डॉक्टर रतनलाल को। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका मतलब क्या है? कब स्टार्ट किया ये क्या था दोस्तों? 1986। कब किया? 1986। और किसने किया? ये किया अपने जो हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो इंटरनेशनल लेवल के जो फादर बोलते हैं ना, कि अंतरराष्ट्रीय पिता हरित क्रांति के, वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों, ये अपने इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हरित क्रांति के फादर हैं। और वही हम बात करें कि ये पहला प्राइज किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्राइज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ वाली इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन थे जिनको पहली बार मिला था? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कौन है? इंडिया में हरित क्रांति के फादर। पता होगा बहुत सारे दोस्तों को, लेकिन फिर भी MS स्वामीनाथन, जिनको पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था ना, वो इंडिया में हरित क्रांति के फादर। और इस बार जिसको मिला है वो हमारे डॉक्टर रतनलाल। और फिर ये स्टार्ट किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग, जो अपने इंटरनेशनल लेवल पे हरित क्रांति के फादर बहुत बोले जाते हैं। दोस्तों कई दोस्तों के, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, कईयों के मैसेज आए थे कि सर ना ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आओ, कि सर कुछ ऐसा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेके आओ। देखो दोस्तों, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप और यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे लिंक करने की। एक इंफॉर्मेशन से 3-4 चीजें बताऊं, ताकि आपको एग्जाम में बैठोगे तब आपको वो वन लाइनर तो क्या पता याद आएंगे नहीं आएंगे, बट ये आपको जरूर याद आ जाएगा, ये गारंटी है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 अपना डॉक्टर रतनलाल। और हमने उसके बाद में क्या किया, इसके साथ में है ना, हम कुछ रिवॉल्यूशन, हमने बात की हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो उसके बाद में दोस्तों आप अपने कॉपी पेन है तो साथ में 3-4 जो क्रांतियां हैं वो और लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। एक है ब्लैक, अपनी ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति, वो किसे है? पेट्रोलियम से रिलेटेड है दोस्तों। ब्लू, नीली, ब्लू जो है वो अपनी फिश से रिलेटेड है दोस्तों। ग्रे है फर्टिलाइजर से दोस्तों। और अपनी सिल्वर जो है, सिल्वर दोस्तों एग से रिलेटेड है, अंडे से रिलेटेड है सिल्वर। एक दोस्तों गोल्डन है अपनी हॉर्टिकल्चर से, बागवानी से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गोल्डन और गोल्डन फाइबर है जूट से। और ओनली गोल्डन है, सुनहरी है, वो है अपनी बागवानी हॉर्टिकल्चर से। फिर दोस्तों एक रेड, लाल से पता लग जाता है, या तो मीट या फिर टमाटर हो गया दोस्तों। फिर एक सिल्वर फाइबर है। सिल्वर फाइबर क्या होगा? सिल्वर का कलर होता है अपना कपास जैसा, कॉटन जैसा। तो सिल्वर फाइबर अपनी जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, वो कॉटन से रिलेटेड है दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड रिवॉल्यूशन,
गोल क्रांति, किससे है? पोटैटो, आलू से रिलेटेड दोस्तों। कॉटन की हमने पिछले अक्टूबर की करंट अफेयर में भी दोस्तों बात की थी कि कॉटन डे, और इस बार कॉटन डे इंपॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि हमारी श्रीमती ये स्मृति ईरानी जी ने एक जो अपनी हमारी प्रीमियम कॉटन जो इनोग्रेट की थी, जिसका नाम क्या था? कस्तूरी कॉटन। तो वो काफी न्यूज में था, तो इसलिए ध्यान रखना है। और सिल्वर जो फाइबर होती है वो कॉटन क्रांति। अगला दोस्तों हम देखो, हम अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, डोंट वरी। अगला क्या है? ईपीआई दोस्तों। ईपीआई क्या है? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये कौन करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों एनवायरमेंट की है, तो इसको ना यूनेप वगैरह से कहीं और लिंक मत करना। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और दोस्तों इसमें है ना इंडिया की रैंक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं 168 है। और नंबर 1 पे कौन है दोस्तों? नंबर 1 पे है डेनमार्क। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। फिर हम एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे दोस्तों इस बार, है ना। गेहूं में नंबर 1 पहले है ना प्रोडक्शन में, व्हीट में पंजाब होता था, लेकिन इस बार है ना एमपी ने सरपास कर लिया पंजाब को। तो अब नंबर 1 पे कौन है? व्हीट में है ना, व्हीट में नंबर 1 पे कौन है? अपना एमपी दोस्तों। ये याद रखना है, क्योंकि लेटेस्ट एक अपग्रेड, एक लेटेस्ट मतलब वो है इंफॉर्मेशन है, तो ये कई बार डाल देते हैं एग्जाम में। एक दोस्तों बागजान है ना, पीछे काफी न्यूज में था ये बागजान गैस फील्ड। तो इस तरह की क्वेश्चन है ना डाल देते हैं। ये है स्टेट के मतलब स्टेट पर्टिकुलर, लेकिन नेशनल जीके में पक्का डाल देते हैं। तो ये बागजान है ना, ये बागजान गैस फील्ड या गैस वेल जो कुआं है, यहाँ पे दोस्तों आग लगी थी। तो ये कहाँ पे है? ये आसाम में है। और ये गैस कौन सी रिलीज हुई थी इसमें? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अपना जो मध्य प्रदेश में जो एक हादसा हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो रिलीज हुई थी, इसी तरह की बातें पूछ लेते हैं। तो इसमें जो बागजान जो गैस फील्ड है ना, इसमें अपनी जो कौन सी गैस थी? इसमें थी दोस्तों नेचुरल गैस। तो ये बागजान का भी पता होना चाहिए कहाँ है, कौन सी गैस रिलीज हुई थी, और ये आसाम में दोस्तों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट जो है। एक दोस्तों पीछे है ना इंडिया का दोस्तों जो फॉरेन जो रिजर्व है ना, फॉरेन रिजर्व है वो अभी ना ग्रेटर देन हो गया अपना $500 बिलियन से ज्यादा। तो $500 बिलियन इतिहास में पहली बार हुआ है। $500 बिलियन से ज्यादा अपना जो फॉरेन रिजर्व है जो हमारा, तो उसमें है ना अभी जो करंट की हम यदि बात करें, यदि हम आज की हम बात करें, नवंबर की हम बात करें, तो ये 13 नवंबर को होना, ये 13 नवंबर को ये $573 बिलियन था दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है? ये हमारे लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि हमारा फॉरेन रिजर्व इतना हो गया। लेकिन यदि हम नंबर 1 की बात करें ना, तो ये दोस्तों चाइना है। और चाइना कितना है? अप्रोक्सीमेट ये लगा लो कि $3500 बिलियन के अप्रोक्सीमेट है। तो खैर इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें पूछ लेते हैं कि हमारे इंडिया का पहली बार क्रॉस किया, कितना क्रॉस कर गया। तो छोड़ो खैर, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दोस्तों अभी जो फिलहाल है ना आर्टिकल 32 संविधान का बहुत न्यूज में चल रहा था, आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन आर्टिकल 32 क्या है हमारा? आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक उपचार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है कि किसी भी भाई का, यानी मेरा आपका किसी का भी कोई फंडामेंटल राइट, कोई मौलिक अधिकार वायलेट हुआ हो, तो उसको लेके हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये पीछे न्यूज में क्यों था कि किसी ने पीआईएल लगाई कि राइट टू रिजर्वेशन, आरक्षण का अधिकार। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे आप राइट टू रिजर्वेशन नहीं ले सकते। तो इसमें उसने एक पली ये दी है कि ऐसे और भी कई सारी मतलब कि पीआईएल लगी थी। तो उसमें पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये बोला था कि भाई छोटे इशू जो है ना उनको आप सीधा हमारे पास ना आके आप ना हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि हाई कोर्ट में भी प्रोवाइड कर रखा है ये रिट जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है ना। तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है?
226। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये आर्टिकल तो सभी को पता है लेकिन ये सबको नहीं पता होगा, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट में जो संवैधानिक उपचार जो है ना, उसमें आर्टिकल 226 में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इवन हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो 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 रिट ज्यूरिसडिक्शन है ना, जो इसका जो संवैधानिक उपचारों का जो दायरा है, वो आर्टिकल 32 से यानी सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा है हाई कोर्ट का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो जो रिट जारी करता है, जो उसमें उपचार के रिगार्डिंग कुछ आदेश देता है, तो वो देता है ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, केवल मौलिक अधिकारों के लिए। बट है ना, हाई कोर्ट है वो अदर देन फंडामेंटल राइट्स भी, इसमें इसका दायरा काफी बड़ा है। तो ये बात बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब दोस्तों आगे एक और इस तरह की जो हमारा जो बागजान जो गैस फील्ड था, इसी तरह है ना एक अपनी अंबरनाया एक नदी है, अंबरनाया रिवर, तो याद रखनी है दोस्तों, वो रसिया में है। उसमें भी ऐसे ही ना गैस, उसका तेल का रिसाव हुआ था, ऑयल रिसाव हो गया था, तो उसके कारण वो काफी पोल्यूटेड उसमें फॉर्म में चली गई थी। तो ये काफी न्यूज में थी। अंबरनाया रिवर पूछ लेते हैं कई बार अच्छे एग्जाम में, तो याद रखना दोस्तों। एक पीछे स्पेस एक्स भी न्यूज में था, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। स्पेस एक्स एक प्राइवेट एजेंसी है जो स्पेस में जो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजती है, सैटेलाइट वगैरह भी सेंड करती है। तो इसका जो फाउंडर है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वो फाउंडर कौन है? एलोन मास्क नाम है उसका। स्पेस एक्स का फाउंडर कौन है? एलोन मास्क। फिर अभी एक और पॉइंट न्यूज में था, जो प्रधानमंत्री अपने श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? चैंपियन प्लेटफॉर्म। तो चैंपियन से पता लगे, ऐसे आपको लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि कोई खेल से रिलेटेड होगा या कोई और फील्ड से या कोई एयरफोर्स से या कोई नेवी से ऐसे होगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चैंपियन जो प्लेटफॉर्म है, ये है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो अपने छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए दोस्तों। तो याद रखना है चैंपियन प्लेटफॉर्म क्या है। एक दोस्तों एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और है, जो फीफा जो 2023 है अपना, जो फीफा जो है 2023 है जो 2023 का, तो ये एक उनको ज्वाइंट उसको दे दिया है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को। और ये दोस्तों वीमेन का है, वीमेन का, सॉरी, ये फीफा 2023 जो है ना, वीमेन का किसको दे दिया है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी दे दी है। यदि हम मैन की बात करें, तो मैन की हम बात करेंगे दोस्तों 2022 में होगा कतर में दोस्तों। और फिर एक और हम बात कर लेते हैं बैक टू बैक, तो ये 2026 का किसी में होगा? ये होगा कंबाइंड कनाडा, यूएस और मैक्सिको दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछ लेते हैं कई बार। और ये 22 वाला भी इंपॉर्टेंट है, कतर में होगा। एक इसका जून का अपना एक लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, और वो है एक योगा यूनिवर्सिटी बनेगी दोस्तों। योगा यूनिवर्सिटी बनेगी, और वो ना इंडिया से बाहर बनेगी। और वो कहां बनेगी? लॉस एंजलिस USA में बनेगी दोस्तों। तो ये अपने थे जून के। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इंटरनेशनल टाइगर डे। तो जो इंटरनेशनल टाइगर जो डे है ना दोस्तों, वो अपना है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को दोस्तों। और इस बार जो इनकी जो पीछे जो लास्ट सेंसस हुई थी दोस्तों, जो जनगणना हुई थी, उसमें जो टाइगर की जो इंडिया में जो जनसंख्या थी ना, वो थी 2967। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? तो नंबर 1 पे स्टेट है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, याद रखना है। और इसके साथ में एक और इंफॉर्मेशन, और वो क्या हमारी? वो हमारी प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1973 में। और क्यों हुआ था ये? क्योंकि हमारे को टाइगर को कंजर्व करना था, इनको बचाना था, इनको पॉपुलेशन को बढ़ाना था। तो इसलिए ये काफी न्यूज में रहता है। ये मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का है। अब इस बार जैसे हम आगे अगस्त में डिस्कस भी करेंगे, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे पे घोषणा भी की थी, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन। जो काकरापार जो एटॉमिक पावर स्टेशन है ना अपना, कौन सा? काकरापार। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है दोस्तों? ये है गुजरात में है दोस्तों। तो गुजरात में ये है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट हैवी वाटर रिएक्टर बन गया दोस्तों। ये पहले कौन सा था? तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। तो जो अभी जो काकरापुर इसमें है ना दोस्तों, काकरापुर
काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 3। तो ये जो यूनिट 3 है ना, ये लार्जेस्ट अपना हेवी वाटर रिएक्टर बन गया है। और ये जो पहले था वो था अपना तारापुर महाराष्ट्र में। इसके अलावा दोस्तों जो 4-5 और अपने एटॉमिक पावर जो स्टेशन है, तो उनको दोस्तों याद जरूर रखना है, अपने कॉपी पेन आपके पास नोट कर लो एक बार। जैतापुर है, जैतापुर भी महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में 2 होगी, तारापुर और जैतापुर। जिसके पीछे लग गया पुर तो वो आ गया अपना महाराष्ट्र में दोस्तों। अगला कौन सा है? कैगा दोस्तों। तो कैसे कैगा और कैसे कर्नाटका दोस्तों, कर्नाटका। कुडनकुलम, कुडनकुलम बहुत न्यूज में रहता है दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में काफी देखा होगा। रशिया के साथ हमारा इसमें एग्रीमेंट है, तो ये तमिलनाडु में है कुडनकुलम। एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगते हैं अभी सबसे लास्ट वाले हैं जो पूछते हैं, एक है कोवादा। कोवादा, कोवादा दोस्तों। तो ये जो कोवादा है ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और एक दोस्तों नरोरा। तो नरोरा तो आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी नरोरा दोस्तों कहाँ है? यूपी में। तो ये दोनों ना, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कुडनकुलम भी बहुत बार पूछते हैं, तारापुर भी पूछते हैं, जैतापुर भी पूछा गया है, कैगा भी पूछते हैं, लेकिन लेटेस्ट जो ट्रेंड में मेरे को लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक हरियाणा में भी है, गोरखपुर पावर जो एटॉमिक पावर स्टेशन। तो इनको ना एक्स्ट्रा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपका जैसे हमने रिवॉल्यूशन क्रांति की बात की थी, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अब ये पावर जो स्टेशन अपने एटॉमिक पावर स्टेशन है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो ऐसे हम थोड़ा सा लिंक डिस्कस करते चलते हैं आगे दोस्तों। एक अपनी नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसका नाम क्या है? वो है रोशनी नादर मल्होत्रा। कौन बना है दोस्तों? ये HCL टेक जो कंपनी है दोस्तों, उसकी हेड है। और ये क्या बन गई है अब न्यूज में क्यों है? रिचेस्ट वीमेन ऑफ इंडिया, सबसे धनी वीमेन बन गई है अभी इंडिया की। तो अपनी जो रोशनी नादर मल्होत्रा, नोट कर लेना दोस्तों। ये आगे अगला फैक्चुअल पॉइंट क्या है दोस्तों? एशिया का ना लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। पिछली वीडियो में हमने एक में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री जो दुर्गापुर में था। और ये जो एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ये रीवा में लगाया है दोस्तों। रीवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये 750 मेगावाट का है दोस्तों। और इसमें इसकी मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना सोलर पावर, सोलर से रिलेटेड है ना, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे लीड कर रहा है। क्यों? हमने एक बार पहले डिस्कस किया था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वो इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद में उसका हेडक्वार्टर भी अपना गुरुग्राम हरियाणा में ही है। तो ये बातें हम रिवाइज करते रहेंगे, बैक टू बैक आते रहेंगे और हम करते चलेंगे। फिर दोस्तों क्या है, एक न्यूज में था पीछे SDR, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हर साल दोस्तों रिलीज होती है। और इसमें है ना टारगेट लिए गए थे, गोल लिए गए थे, जिसमें बोला था SDG जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत विकास के लिए जो टारगेट बनाया गया था। टारगेट कब का है ये अपना है, इसको दोस्तों बोलते हैं विजन 2030। या इसका टारगेट है जो अपना SDG का है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो है 2030। और जो इस बार जो लेटेस्ट जो SDR है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इंडिया की रैंक है वो 117 है। इसमें 117 है दोस्तों। इसमें जो है ना सस्टेनेबल गोल है हमारा, वो है टोटल हमारे 17 और इंडिया की रैंक 117। तो इस तरह कौन से है इसमें? नो हंगर, नो पॉवर्टी, कोई भी मतलब एजुकेशन इलिटरेसी रेट को बढ़ाना है। मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट जोड़े गए हैं। 17 पॉइंटों में ये लगा लो कि मोस्टली अपने लाइफ से रिलेटेड हर पॉइंट है, उसी के बेस पे ये रैंक निकलती है। और इंडिया का रैंक है 117। और ये नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है दोस्तों स्वीडन। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे दोस्तों स्वीडन। लेकिन अपने को याद क्या रखना? अपने को याद रखना है कि टारगेट कब का है? 2030 का। टोटल गोल कितने हैं? 17। SDR 20 में इंडिया की रैंक क्या है? 117। तो 17 117 याद रखिएगा दोस्तों, काफी आसान है। अगला क्या है? अगला काफी न्यूज में रहा था पीछे, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनेगा दोस्तों किसी भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, कि जो नई पॉलिसी है वो कौन से नंबर की है। तो जो इस बार की जो अपनी जो एजुकेशन जो पॉलिसी है ना दोस्तों, ये 2020 है ना, ये थर्ड अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, थर्ड। इससे पहले है ना 1968 में
और 1986 में। याद नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अब हो जाएगा। क्यों? 6886। तो आपको 68 और 86 दो पहले गई, अब लेटेस्ट ये आ गई अपनी। और इसमें एक चेंज किया गया है बहुत बड़ा। उसमें क्या किया गया है, पहले जो अपनी मिनिस्ट्री होती थी ना एजुकेशन से रिलेटेड, उसका नाम HRD बोलते थे, जिसको HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। लेकिन अब उसको नाम बदल के उसका क्या नाम कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया दोस्तों। और अब क्वेश्चन क्या आ सकता है घुमाने फिराने के लिए कि इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था। तो उसमें क्या करेंगे हम चले जाएंगे आजादी के टाइम पे। लेकिन दोस्तों अब नई मिनिस्ट्री बनी है, तो इसमें नया मिनिस्टर जो अभी था रमेश पोखरियाल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन जो दी है ना, वो अपनी के कस्तूरी रंजन कमेटी, जिसको के कस्तूरी रंजन जी ने हेड किया था, उनकी रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी और उसी की बेस पे अपनी एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों। तो ये दोस्तों काफी मतलब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो हमारा है वो नेशनल पार्क से रिलेटेड है। और वो नेशनल पार्क कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहता है। और पीछे मानसून सीजन था, बारिश काफी हुई थी, काफी न्यूज में रहा था। क्यों? जिसमें फ्लड आती रहती है हर साल, काफी पशु पक्षी बहुत सारे मारे जाते हैं फ्लड में, तो इसलिए न्यूज में रहता है। तो जो नेशनल पार्क है ना दोस्तों, एक नेशनल पार्क की हम अलग से वीडियो भी ले आएंगे, लेकिन जो काफी न्यूज में इंपॉर्टेंट होते हैं, एक जिस तरह हमारा मणिपुर में है कैबुल लैमजो नेशनल पार्क, वो क्या है, वो दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों। तो इस तरह की जो यूनिक चीजें हैं ना वो दोस्तों याद रखनी जरूरी है आपको। जिस तरह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है दोस्तों। तो इस तरह से हम डिस्कस करते रहेंगे। ये जो काजीरंगा था ये अभी न्यूज में था, तो इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, ये भी काफी अच्छी कवरेज के साथ करेंगे हम, और अच्छा टॉपिक है ये। क्या है ये एक ना चट्टोग्राम। क्या दोस्तों? चट्टोग्राम। चट्टोग्राम जो पोर्ट है ना दोस्तों, ये अभी पीछे न्यूज में था। और ये चट्टोग्राम पोर्ट कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों बांग्लादेश में। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने ना एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक साइन की थी MOU कि हमारे को ना जो हमारा बांग्लादेश वाला जो एरिया है, थोड़ा सा इस साइड का ये है, और हमारा फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, इस एरिया में दोस्तों यहाँ पे अपने को जाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब हमारा जो पोर्ट है कोलकाता पोर्ट यहाँ है, तो इसको हम ऐसे जाएंगे तो दोस्तों बाई रोड काफी कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ जो इसका पोर्ट है चट्टोग्राम, इसके साथ ये साइन किया, और इसके तहत हम क्या करेंगे, अपना सामान यहाँ से यहाँ भेज देंगे और यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट में पूरे चला जाएगा। तो ये काफी न्यूज में रहता दोस्तों। तो चट्टोग्राम की बार पूछ लेते हैं। इसके साथ में 3-4 पोर्ट और है दोस्तों इंटरनेशनल, आप नोट कर लो। एक है सिटवे पोर्ट, जो चाइना, जो अपना सिटवे पोर्ट है दोस्तों, वो म्यांमार में है, काफी न्यूज में रहता है। ऐसे पूछ लेंगे कि सिटवे पोर्ट कहाँ है। छाबार पोर्ट कहाँ है? छाबार पोर्ट कहाँ दोस्तों? ईरान में है, पहले सुना भी होगा आपने, जिसको इंडिया ने और ईरान ने मिलके डेवलप किया था आगे, मतलब इसके लिए सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। क्योंकि हमारा पाकिस्तान रास्ता रोक देता है, तो हमारे को वाया ईरान होते हुए फिर हम आगे अफगानिस्तान और फिर आगे सेंट्रल एशिया में। गवादार पोर्ट दोस्तों, गवादार पोर्ट अपना पाकिस्तान में है, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। तो ये कुछ इंटरनेशनल पोर्ट। एक दोस्तों एक हम्बनटोटा पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट जिसने चाइना ने लीज पे लिया था, श्रीलंका में दोस्तों। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, गवादार पाकिस्तान में, छाबार ईरान में, सिटवे पोर्ट है वो अपना म्यांमार में, और एक हमने जो अभी लेटेस्ट करंट में किया दोस्तों चट्टोग्राम पोर्ट, तो ये अपना बांग्लादेश में। तो ये इंटरनेशनल पोर्ट है। इंपोर्टेंट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया की हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम अपने इंडिया के मैप की सहायता से समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला एक बात बता देता हूं दोस्तों, 6 मेजर पोर्ट है अपने वेस्टर्न घाट पे और 6 है अपने ईस्टर्न घाट पे। तो जो 6 वेस्टर्न घाट पे है उसमें सबसे पहला कौन सा है? कांडला दोस्तों। कांडला क्या है? अपना गुजरात में है। उसके बाद में मुंबई है, इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जो है। और इसी को ही है ना, इसी पे प्रेशर कम करने के लिए जो नया जो पोर्ट बनाया था वो था दोस्तों JNL और नेवा सेवा। JNL और नेवा सेवा। तो इसको प्रेशर कम करने के लिए ये बिल्कुल मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंटेनर पोर्ट बनाया है। अभी कंटेनर हैंडल करता पूरा। उसके बाद में है दोस्तों मार्मा गोवा, जो गोवा में है। उसके बाद में दोस्तों मैंगलुरु है दोस्तों, ये कर्नाटका में है। ये अपना
गोवा में है। और उसके साथ दोस्तों जो नीचे है दोस्तों ये कोचीन है और ये अपने केरला में है। तो ये मेजर पोर्ट हो गए दोस्तों वेस्टर्न घाट के। अपने ईस्टर्न घाट का कुछ बातें एक्स्ट्रा बातें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अपना ये नीचे वाला है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है? ये अपना तमिलनाडु में है और ये ना साउदर्न मोस्ट पोर्ट है अपने इंडिया की मेन बाउंड्री का। उसके बाद में दोस्तों कौन सा है? एन्नोर। एन्नोर क्या है दोस्तों? एकमात्र प्राइवेट पोर्ट है जो मेजर पोर्ट है एन्नोर। एन्नोर भी दोस्तों तमिलनाडु में है। और इसके ऊपर है अपना चेन्नई। चेन्नई भी दोस्तों तमिलनाडु में है। कहने का मतलब तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट हैं, एकमात्र स्टेट है जिसमें 3 मेजर पोर्ट हैं। उसके बाद में दोस्तों विशाखापट्टनम, आप सब लोगों को पता भी होगा ये आंध्र प्रदेश में है। और सबसे खास बात क्या है? ये दोस्तों डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये डीपेस्ट पोर्ट है ये विशाखापट्टनम। उसके बाद में दोस्तों अपना पैरादीप है दोस्तों, पैरादीप है अपना उड़ीसा में, तो ये पैरादीप दोस्तों। उसके बाद में क्या है? कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये हमारा रिवर राइन एकमात्र नदी पे बना हुआ, हुगली नदी पे ये अपना पोर्ट है। जो हमने बांग्लादेश से जो एमओयू की बात की थी, जो चट्टोग्राम जो पोर्ट था, तो वो इसी के साथ ही हमने वो किया था, लिंक किया था, ताकि हमारा सामान नॉर्थ ईस्ट में पहुंच सके। तो दोस्तों इसके साथ ही हम जुलाई का कंप्लीट करते हैं और फिर बैक टू बैक हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना अगस्त का। और अगस्त में है ना, सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे डे जो हमारा है। सबसे पहला जो पॉइंट है, मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, वो हमारा इंटरनेशनल यूथ डे। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा ये इंटरनेशनल और नेशनल कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। और इसमें याद रखने की एक ही बात है कि इंटरनेशनल यूथ डे है वो दोस्तों 12 अगस्त को है, और जो नेशनल यूथ डे है दोस्तों वो हमारा 12 जनवरी। 12 जनवरी है तो स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है छोटी सी, जिस तरह खेल से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो 2020 का जो 2020 का 21 का 2021 का जो 2020 जो क्रिकेट टूर्नामेंट की है ना, जो वर्ल्ड कप की जो मेजबानी दी है दोस्तों, वो इंडिया को दी है। तो 2021 में इंडिया का है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है अपना कैग दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे दोस्तों। तो अब इनको वहां से हटा के और इनको कैग लगा दिया है। और कैग कौन सा? 14th नंबर का। ये कोई जरूरी नहीं है खैर, लेकिन नाम याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। और कैग जो है ना हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये हमारी संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये आती है हमारी आर्टिकल 148 में दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कैग का। इसके साथ में दोस्तों ये गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग बन गए, तो अब जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए? तो ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारे बन चुके हैं मनोज सिन्हा दोस्तों। इसके साथ में एक क्वेश्चन और दिमाग में भी आपके आना चाहिए, जब जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए तो फिर अब लद्दाख के कौन है? तो लद्दाख के है दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण माथुर है वो लद्दाख के, और अपने मनोज सिन्हा है वो जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों। तो इसके साथ ही एक आप लोगों को कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है, इवन यूपीएससी में भी आ चुका है और आगे भी आएगा। स्टेटमेंट बेस आया था यूपीएससी में तो, लेकिन आपको बताना है डायरेक्ट कि टोटल यूटी कितनी होगी है। अब अभी तो ये पीछे जो कुछ चेंजेस हुए हैं स्टेट का यूटी का, सॉरी यूटी, तो ये टोटल यूटीज इंडिया में अभी कितनी है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में मार्क करके बताना है, तो ताकि हम इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक हम और अच्छा टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है अपना बुकर प्राइज। तो मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, ये अभी काफी अगस्त में काफी न्यूज में था, मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि एक होता है अकेला मैन बुकर प्राइज और एक होता है मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये जो ये मैन बुकर प्राइज है ना दोस्तों, ये मिलता है हमारे जो कॉमनवेल्थ के जो नेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ, उसके जो नेशन है, उसके जो देश है, उनके नागरिकों को मिलता है, जिसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में ही नोवेल होती है उसको मिलता है, केवल इंग्लिश के लिए। ये मैन इंटरनेशनल ये सभी के लिए है। किसको मिलेगा? ट्रांसलेटेड वर्जन होगा जो इंग्लिश का, ये दोस्तों उसके लिए मिलेगा।
ये लेटेस्ट, ये बाद में स्टार्ट हुआ है, आई थिंक ये 2004 में स्टार्ट हुआ था, और ये तो 1968 से या 67 से स्टार्ट है दोस्तों मैन बुकर प्राइज। तो इस बार का जो मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोस्तों मिला है, वो मिला है हमारा मैरी के लुकास को। इसको मैरी के लुकास को। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डाल देते हैं कि मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इससे संबंधित है और किसको मिला है। तो इस बार का 2020 का जो मिला है मैरी के लुकास को मिला दोस्तों। इसके बाद में एक जो नोवेल और अभी अपने नेशनल लेवल पे काफी न्यूज में रही थी, वन अरेंज्ड मर्डर। क्या दोस्तों? वन अरेंज्ड मर्डर। ये दोस्तों किसकी है? वन अरेंज मर्डर। ये दोस्तों हमारे चेतन भगत की। आप सब लोगों ने अच्छे से नाम सुना होगा, बहुत अच्छी अच्छी नॉवल लेके आते हैं। तो ये इनकी काफी अभी न्यूज में रही थी। तो वन अरेंज मर्डर। एक दोस्तों अभी पीछे एक विस्फोट हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ था, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी थी। और वो कहां हुआ था? वो हुआ था दोस्तों लेबनान में। लेबनान दोस्तों एक कंट्री है जो भूमध्य सागर के टच करती है, जो इजराइल और टर्की के पास में है। वर्ल्ड मैप में आप एक बार देख सकते हो। और उसकी राजधानी है बैरूत। और वो बैरूत में अपना है ना वो विस्फोट हुआ था। और वो दोस्तों उसमें थी अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो हुआ था दोस्तों, लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट थी, उसपे विस्फोट हुआ था। और अमोनियम नाइट्रेट की दोस्तों ना एक खास बात और है, ये वैसे सॉरी बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और खासकर एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट को ना गर्म करने पर एक गैस बनती है, और वो कौन सी है? वो है दोस्तों N2O। और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का नाम क्या है लाफिंग गैस, या लाफिंग गैस का नाम क्या है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अमोनियम नाइट्रेट का बैरूत में विस्फोट हुआ है। उसके बाद में दोस्तों एक जो हर साल न्यूज में रहने वाला टॉपिक है, वो है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न। तो जो जितने भी जो छोटे लेवल के एग्जाम है, या फिर जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, या फिर अपने एसएससी के एग्जाम है, इनमें मतलब हर इसकी फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और वो है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हर मतलब बहुत एग्जामों में पूछते हैं दोस्तों। तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। राजीव गांधी खेल रत्न। तो दोस्तों ये बिल्कुल याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ दोस्तों 1991-92 में। और जो सबसे पहला मिला था दोस्तों, वो मिला था हमारा विश्वनाथन आनंद को। तो विश्वनाथन आनंद कौन थे? ये हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप थे दोस्तों। तो इनको सबसे पहला मिला था। और अभी जो लेटेस्ट जो 2020 के जो मिले दोस्तों, वो मिले हैं 5 खिलाड़ियों को। और पांचों के पांचों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहला मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है दोस्तों रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दोस्तों किससे है? क्रिकेट से दोस्तों। रोहित शर्मा क्रिकेट से दोस्तों। उसके बाद में कौन है? मोनिका बत्रा है। मोनिका बत्रा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मनिका बत्रा है ना दोस्तों, मनिका बत्रा ये इंपॉर्टेंट है। मनिका बत्रा दोस्तों टेबल टेनिस से है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपको बताया। तो एक मनिका बत्रा का है, और एक दोस्तों है मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु का क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मरियप्पन थंगावेलु। ये कौन है दोस्तों? ये हमारे ना पैरा एथलीट है दोस्तों। पैरा एथलीट जो होते हैं ना, जो दिव्यांग जो लोग हैं, उनका भी ओलंपिक होता है। तो ये पैरा एथलीट का ये हाई जंपर है। ये लड़का ये बहुत अच्छा जंप करता है। इसका हाई जंप देखा था मैंने जिस टाइम ये ओलंपिक में जीत के लेके आया था। तो काफी अच्छा प्लेयर है ये। तो आपको इसको याद रखना बिल्कुल। मरियप्पन थंगावेलु को हाई जंपर है, पैरा एथलीट है। और जो कोई सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा इस बार का कोई खेल रत्न में से, तो इसमें से पूछेंगे। उसके बाद में दोस्तों विनेश फोगाट है, सब लोग जानते हैं, रेसलिंग से है। उसके बाद में रानी रामपाल। रानी रामपाल भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रानी रामपाल को लोगों ने सुना होगा, लेकिन जानते नहीं किसकी प्लेयर है दोस्तों। ये हॉकी की प्लेयर है ये लड़की। तो ये भी काफी अच्छा खेलती है। तो ये पांचों के पांचों दोस्तों ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन। और इस बार ये न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि इसकी
प्राइज मनी बढ़ा दी है दोस्तों। तो अब जो राजीव गांधी खेल रत्न की जो प्राइज मनी है दोस्तों, वो है अपनी 25 लाख दोस्तों। और इसकी सेम यदि हम अर्जुन अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो अर्जुन अवार्ड की ना, अर्जुन अवार्ड दोस्तों इस बार मिले हैं। इसमें प्लेयर, अलग अलग प्लेयर याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका टोटल जरूर याद रखना, 27 प्लेयरों को मिला है। और इसकी मनी बढ़ा के, प्राइज मनी बढ़ा के दोस्तों कर दी है 15 लाख। इसमें कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके लेके आऊंगा कि अर्जुन अवार्ड कौन से प्लेयर हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो न्यूज में रहे हैं। इसके अलावा 2 द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिए गए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एक है अपना जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है द्रोणाचार्य शूटिंग कैटेगरी में, निशानेबाजी में कौन थे हमारे अच्छे शूटर थे, जसपाल राणा, बहुत अच्छी शूटिंग करते थे, तो जसपाल राणा का भी बिल्कुल याद रखना है। और एक थे अपने पुरुषोत्तम रे, तो पुरुषोत्तम रॉय जो है रो जो है, तो उनका नाम याद रखना है। ये थे अपने खेल रत्न से रिलेटेड दोस्तों। उसके बाद में एक जस्ट छोटा सा, पिछली बार भी देखा आपने, पिछले साल भी, उससे पिछली बार भी देखा, इस बार भी याद रख लेना है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे हुआ था, उसमें अपनी इंदौर जो है सिटी है जो मध्य प्रदेश की, उसको 4th टाइम उसको बेस्ट अवार्ड मिला दोस्तों, इंदौर को। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में है अपना एक सीरस काफी न्यूज में रहा पीछे, ये जो सीरस है ना, ये काफी न्यूज में रहा था दोस्तों। तो ये पूछ लेंगे कि सीरस न्यूज में था, ये क्या है, तो इसमें सीधा बात है अपना, ये एस्ट्रॉइड है दोस्तों। एस्ट्रॉइड जिसको क्षुद्र ग्रह जो बोलते हैं दोस्तों, ये है ना, ये एस्ट्रॉइड अपने को पता है, हमने एक बार पहले डिस्कस भी किया था। ये हमारा सन है, सन के बाद में मरकरी है, मरकरी के बाद में फिर वीनस है, वीनस के बाद में फिर अर्थ है, और फिर दोस्तों मार्स है। और मार्स और जुपिटर के बीच में है ना दोस्तों, ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट में होते हैं अपने ये एस्ट्रॉइड, जो ये क्षुद्र ग्रह है दोस्तों, ये इस में होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सीरस क्या है, तो सीरस दोस्तों एक एस्ट्रॉइड है। एक पीछे दोस्तों एक लंदन में एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें अपना कोई कैलकुलेशन करनी थी दोस्तों। तो उसमें है ना अपने एक इंडिया के हैदराबाद का एक नीलकंठ भानु प्रकाश नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनको फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का अवार्ड मिल रहा है दोस्तों। तो उनका नाम एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये दोस्तों कौन है, नीलकंठ भानु प्रकाश। तो ये दोस्तों याद रखना है, नीलकंठ भानु प्रकाश, जिनको ना अपना फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का अवार्ड मिला दोस्तों। एक मैंने पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर का हमने 1973 जो पहले भी डिस्कस किया था। और अब की बार है ना इंडिपेंडेंस डे पे अपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की भी घोषणा की दोस्तों। तो ये याद रखना है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को कब इनॉग्रेट किया था, तो 74th इंडिपेंडेंस डे पे या स्वतंत्रता दिवस पे। और उसके साथ में 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च किए थे, प्रोजेक्ट लॉयन जो अपने शेरों को बचाने के लिए, और एक था दोस्तों प्रोजेक्ट डॉल्फिन। डॉल्फिन अपनी है ना नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है दोस्तों, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डॉल्फिन का जो लोकल नाम है जो बिहार यूपी में, वो नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में, उसको बोलते हैं वहां पे सुसु। उसके बाद में दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था विश्वनाथन आनंद का, जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं चेस के। तो इस बार की जो वर्ल्ड चैंपियन जो चेस चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें कोरोना के कारण ना फाइनल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, और वो टेक्निकल कुछ वो था, तो उसमें ना ज्वाइंट डिक्लेयर कर दिया था इंडिया और रशिया को। तो इस बार ये क्यों, इंडिया साथ में है, तो इंडिया और रशिया है ज्वाइंट विनर थे ये वर्ल्ड चेस चैंपियन। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो है एक ना इंडियन रेलवे ने ना एक स्पेशल गाड़ी चलाई है, स्पेशल ट्रेन, उसका नाम है किसान स्पेशल ट्रेन। और वो चलाई कहां से है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो कहां से चलाई है, वो अपना देवलाली महाराष्ट्र से चलाई है। और दोस्तों इनके बीच में दानापुर बिहार, तो देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में चलाई है अपनी फर्स्ट किसान स्पेशल ट्रेन। इंपॉर्टेंट दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट था। एक और ना स्पुतनिक 5, स्पुतनिक वी, तो ये काफी न्यूज में था पीछे। स्पुतनिक जो वी है, ये 5 है, ये क्या है, कोरोना वैक्सीन है जो रशियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। तो एक
सिंपल सा पॉइंट है, याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद में जो हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये क्या है, नेविगेशन सिस्टम। तो नेविगेशन सिस्टम में क्या है दोस्तों, HR जो है वो हमारे इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम। जैसे पहला हमारा है GPS, आप सब लोग जानते हैं USA का है। दूसरा दोस्तों ग्लोनास, बहुत कम दोस्त जानते होंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है, ग्लोनास है दोस्तों रशिया का। तीसरा दोस्तों गैलीलियो, नाम सुना होगा आपने गैलीलियो। तो ये गैलीलियो ना, ये भी नेविगेशन सिस्टम है, और ये है दोस्तों यूरोपियन यूनियन का। और जो फोर्थ वन है जिसके कारण ये पूरा करंट का न्यूज अभी इंपॉर्टेंट थी, और वो क्या है दोस्तों, वो है बेडो। बेडो इसका दोस्तों ये है चाइना का। तो इसको है ना, इसको अब इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये एक नेविगेशन सिस्टम है बेडो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी और आ भी सकता है। इसके साथ में दो रीजनल सिस्टम भी हैं, जो जिनमें से एक हमारा इंडियन रीजनल सिस्टम है और काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा क्या है, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दोस्तों। और ये इसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है नावी। तो हमारा जो है ये IRNSS बहुत मतलब वो है इंपॉर्टेंट है, और ये 7 सैटेलाइट के ग्रुप से एक इसको रन कर रहे हैं। और पीछे आपने देखा भी होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सार्क को भी बोला था कि सार्क के कंट्री की हम हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ IRNSS। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है QSC जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। वो जापान का दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है, वो भी रीजनल है, बट आपको ये इंटरनेशनल और ये हमारा इंडियन जो रीजनल है याद रखना दोस्तों। तो यहीं पे अपनी जून जुलाई अगस्त की जो करंट अफेयर थी दोस्तों खत्म होती है। बच्चों के कमेंट के हिसाब से ये लगता है कि मार्च अप्रैल मई की भी हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। तब तक दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी नहीं, यदि आपको अपना जो स्टडी का जो रीडिंग का जो अपना जो एग्जाम पॉइंट के रिलेटेड जो कंटेंट आपको यदि अच्छा लगे ना, तो प्लीज शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय।